नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। यूपी कांस्टेबल री एग्ज़ाम के लिए मैंने कहा था कि मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट लेने वाला हूं। तो हिंदी प्रैक्टिस सेट की बात करते हैं। पहला प्रैक्टिस सेट है, इसमें सिर्फ गद्यांश के प्रश्न नहीं रहेंगे। गद्यांश के प्रश्न को छोड़कर बाकी के सभी प्रश्न रहेंगे। और ये क्वेश्चन नंबर पर आप गौर मत कीजिएगा, क्योंकि मैंने आगे के जो गद्यांश के प्रश्न हैं वो हटा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर से क्या, आप तो सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा और कंटेंट पर ध्यान दीजिएगा। चलिए बात करते हैं कि हम नवीन भारत के सैनिक हैं। वाक्य में विशेष क्या है? विशेष वह होता है जिसके बारे में बात की जाती है। तो अब किसके बारे में बात की जा रही? भारत के बारे में बात की जा रही कि हम कैसे भारत के सैनिक हैं। हम नवीन मतलब हम नए भारत के सैनिक हैं, तो भारत की बात करी जा रही। तो अब जो विशेष होगा वो भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेष जो होगा आपका वो भारत हो जाएगा। निम्न पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो पिए के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताय। पिए के निकट जाके नहीं धाम चांदनी ताय। तो जो अनुप्रास की भाग है उसमें लटानुप्रास अलंकार हो जाएगा। आगे बात करें, निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगति मुद मंगल मूला, तई फल सिद्धि सब साधन फूला। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इन सभी पर मात्राएं डालिए। इन सभी पर मात्राएं डालिए। कितनी मात्राएं हैं? तो यहाँ पर आप यहाँ से लेके यहाँ तक मात्रा डालिए, तो उसमें चौपाई है, 16 मात्राएं होंगी। कितनी मात्राएं होंगी? 16 मात्राएं होंगी। तो 16 मात्रा में आपका आंसर चौपाई करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द लिख लिए। मतलब एक शब्दों के लिए अनेक शब्द पूछा है कि जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले वो कौन कहलाता है? जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले वो कौन कहलाता है? बताइए। उत्तराधिकारी, जिम्मेदारी, उत्तराधिकारी या उत्तरदायी? तो आप सभी को बता दूं, जो अपने काम की जिम्मेदारी संभाले उसे उत्तरदायी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे उत्तरदायी कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से शुद्ध वाक्य छांटिए। मतलब 3 वाक्य गलत लिखे होंगे, 1 वाक्य सही लिखा होगा, आपको बताना है। गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया। उसने सिर झुकाया गुरुजी के चरणों में। सिर झुकाया उसने गुरुजी के चरणों में। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। तो ध्यान रखना, ये ऑप्शन नंबर बी और सी तो बिल्कुल गलत हैं। ये दोनों बिल्कुल गलत हैं। गुरुजी के चरणों में उसने सिर झुकाया, ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया। ऑप्शन नंबर डी आपका शुद्ध वाक्य है। आगे बात करते हैं, तमोगुण का संधि विच्छेद कीजिए। तमोगुण, तो मैं आप सभी को बता दूं कि तमोगुण में है वो है इसमें तमहा प्लस गुण हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तमहा प्लस तमो प्लस गुण हो जाएगा। और 11 का सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें है विसर्ग संधि। जब भी तीनों सा और ओ और रा होता है तो इन सभी का लोप होके विसर्ग आ जाता है। तो यहाँ पे ओ की मात्रा है तो तमहा प्लस गुण हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े। मतलब जिस क्रिया के व्यापार का फल किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे कौन सी क्रिया कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया? बताइए। तो ध्यान रखना, जिस क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े, मतलब जब पूरा असर कर्ता पर पड़ रहा है इसका मतलब उसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है तो कौन सी क्रिया कहलाएगी? अकर्मक क्रिया। जिस क्रिया में कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। जब जिसमें पूरा फल कर्ता पर पड़ रहा है मतलब उसमें कर्म नहीं है, उसमें कर्म नहीं है तो मतलब वो अकर्मक क्रिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? मतलब व्यंजन संबंधी अशुद्धि है। इसमें 1 वाक्य गलत लिखा है, 3 वाक्य शुद्ध लिखी हैं। बाकी, पर्याय, सज्जन, सारांश। आपको गलत वाक्य छांटना है, गलत शब्द छांटना है। ध्यान रखना, जो बाकी से वो गलत लिखा है, बाकी पर्याय, सज्जन और सारांश सही लिखे हैं। अच्छे से ध्यान करिएगा। अगले प्रश्न में, किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? महात्मा, काला सांप, गजानन, नीलकमल। अधिकतर आपने देखा होगा
कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास के उदाहरण मिलते जुलते होते हैं, लेकिन इसने पूछा किसमें कर्मधारय समास नहीं है। समास की बात करें, समास के कितने भेद होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। प्रधानता के आधार पर कितने भेद होते हैं? प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं। कर्मधारय समास में अधिकतर भगवान के नाम आते हैं। किसके? भगवान के नाम आते हैं। तो 14 का आंसर बताइए। महात्मा में कर्मधारय समास है, काला सांप में भी कर्मधारय समास है, नीलकमल में भी कर्मधारय समास है, लेकिन गजानन में बहुब्रीहि समास है। गजानन में क्या है? बहुब्रीहि समास है। और यही पूछा था कि किसमें कर्मधारय समास नहीं है। अगले प्रश्न में निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण चुनिए। तो भलाई, मिठास, थोड़ा और स्वयं। अरे निम्न से कौन सा विशेषण है? विशेषण वो होता है जो शब्दों की विशेषता बताती है। भलाई तो एक भाव है। भलाई क्या है? एक भाव है। 15 का आंसर बताइए। मिठास, स्वयं, थोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा थोड़ा। विशेषण है वो थोड़ा हो जाएगा। अगले प्रश्न पे किसी से कोई संबंध ना रखना किस लोकोक्ति में निहित है? मतलब किसी से कोई संबंध ना रखना। ढोल में पोल, ढाक के 3 पात, यथा राजा तथा प्रजा, लेना एक ना देना दो। तो यही हो जाएगा, मतलब किसी से लेना एक ना दो ना दो, मतलब किसी से कोई संबंध नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। आगे बात करें, अर्धनारीश्वर नामक उपन्यास के रचयिता कौन है? मतलब जो अर्धनारीश्वर रचना है वो किसकी है? 17 का आंसर बताइए। अर्धनारीश्वर इम्पोर्टेंट है, तो विष्णु प्रभाकर की है। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की है। आगे बात करें, चांद का मुँह टेढ़ा। चांद का मुँह टेढ़ा किसकी है? जो चांद का मुँह टेढ़ा है वो गजानन माधव मुक्तिबोध की। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अर्धनारीश्वर विष्णु प्रभाकर की है। चांद का मुँह टेढ़ा गजानन माधव मुक्तिबोध की है। आगे बात करें, धाम शब्द के सही अनेकार्थी धाम शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों से छांटिए। मतलब धाम शब्द के कौन कौन से अनेकार्थी होते हैं बताइए। पृथ्वी, धर, शरीर, घर, शरीर, देवस्थान, देवस्थान, प्रवाह, मंदिर, और घर, मकान और पृथ्वी। तो धाम के अनेकार्थी बताइए। धाम के अनेकार्थी पूछे तो हो जाएगा घर, शरीर और देवस्थान। धाम के जो अनेकार्थी होते हैं वो घर, शरीर और देवस्थान। आगे बात करें, घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, बात डैश में वाक्य का चयन कीजिए। मतलब घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है। तो बताइए, नकारात्मक बात कर रहा है ना। 20 का आंसर कि घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है। विधानकर्तक वाक्य नहीं। विधानकर्तक वाक्य में हमेशा क्रिया की जानकारी मिलती है डायरेक्ट। विधानकर्तक वाक्य में क्या होता? क्रिया की जानकारी मिलती। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना। निषेधात्मक वाक्य है कि घर में श्याम से मोटा कोई नहीं है, नकारात्मक बात कर रहा। 21 की बात करें, अनिर्वचनीय शब्द के लिए वाक्यांश का चयन कीजिए। मतलब अनिर्वचनीय के लिए कौन सा वाक्य हो जाएगा? जो ना बोला गया हो, जो वचन ना दिया हो, जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 21 का आंसर बताइए। 21 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो उसे अनिर्वचनीय कहते हैं। क्या कहते हैं? अनिर्वचनीय। जो वचन या वाणी द्वारा कहा ना जा सकता हो। चलिए आगे बात करें, लड़का प्लस पन से बने विकल्पों में से सही विकल्प को चुनिए। मतलब प्रत्यय लगा है पीछे पन और शब्द है लड़का। लड़का में पन प्रत्यय लगा दो तो क्या हो जाएगा? लड़कापन, लड़पन, लड़कपन, लड़कपान। तो बताइए, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, लड़कपन हो जाएगा। 22 का सी करेक्ट हो जाएगा। माता पिता में समास आप सभी को पता है, जब भी दो विपरीत शब्द दिए रहते या बीच में योजक चिन्ह लगा रहता तो वहाँ पे कौन सा समास रहता? वहाँ पे द्वंद्व समास रहता। तो माता पिता में कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। घृणा शब्द के सही अनेकार्थी रूप दिए गए हैं, विकल्पों में से छांटिए। बादल और घिन, इंद्रपुत्र और बादल, घिन और किरण, किरण और बादल। तो घृणा के जो अनेकार्थी है वो है बादल और घिन। बादल और घिन। घृणा से तो घिन तो स्पष्ट था, तो इंद्रपुत्र, किरण, इंद्रपुत्र, बादल और किरण और बादल ये तो होते नहीं। बादल और घिन और किरण में से कोई एक होता। तो ध्यान रखना, घृणा के अनेकार्थी होती है बादल और घिन। आगे बात करें, अगला प्रश्न है, किस समूह के सभी पर्यायवाची शब्द हैं? किस समूह के
सभी पर्यायवाची शब्द हैं। दर्पण, आयना, कांच और मुकुर मतलब समान कौन कौन सी है? गात, तन, घट, घड़ा। अनल, नयार, अनल, समीर। तो ध्यान रखना, ये एक अनल है, एक अनल है, एक अग्नि का, एक वायु का, तो ये तो गलत है। रवि, हंस, पतंग, सरोज। ऑप्शन नंबर 25 का डी भी गलत है, क्योंकि सरोज होता है कमल का होता है और रवि होता है सूर्य का होता है। तो सी भी गलत, डी भी गलत। अब आ जाओ ए पे और बी पे। दर्पण, आयना, कांच और मुकुर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ये सभी शीशा के पर्यायवाची होते हैं। किसके? शीशा के। दर्पण, आयना, कांच और मुकुर। आगे बात करें, आगे पूछे नराधम का विलोम चुनिए। नराधम का विलोम चुनिए। तो नराधम के विलोम की बात करें, नराधम का विलोम है वो होगा नरपुंगव। ऑप्शन नंबर बी। नराधम का विलोम क्या होगा? नरपुंगव। 27 की बात करें, नीचे लिखे वाक्य में कौन सा ब्राह्म चिन्ह छूटा है? नीचे लिखे वाक्य में कौन सा ब्राह्म चिन्ह छूटा है? ये वाक्य है, खद्दारधारी राजनेता देश के गुलाम बनकर छोड़ेंगे। देश के नहीं होगा, ये देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे, ये होगा। ये गलत मिस्टेक है यहाँ पर, ये को होगा। खद्दारधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। बताइए यहाँ पे कौन सा ब्राह्म चिन्ह नहीं लगाया गया है? कोष्टक चिन्ह नहीं लगाया, पूर्ण विराम नहीं लगाया, लोप विराम चिन्ह नहीं लगाया, या अवतरण विराम चिन्ह नहीं लगाया? बताइए 27 का आंसर बताइए। 27 का जो है वो अवतरण विराम चिन्ह नहीं लगाया। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो खद्दारधारी राजनेता है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऐसा आएगा, अवतरण विराम चिन्ह आएगा, खद्दारधारी राजनेता देश को गुलाम बनाकर छोड़ेंगे। हाईलाइट दिखाने के लिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की है? और क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। सुमित्रानंदन पंत की कौन सी रचना है? प्रभात फेरी, होंकार, भूरा चांद और मिला। 28 का आंसर हो जाएगा सी। तो कला और भूरा चांद है, सुमित्रानंदन पंत की है। किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की। निम्न में से शुद्ध वर्तनी पहचानिए। शुद्ध वर्तनी वाक्मय, सामाजिक, प्रादुर्भाव, पांचवा। तो देखिए जो ऑप्शन नंबर बी है, ये कतई गलत है। सामाजिक नहीं होता, सामाजिक होता। ठीक है, तो 29 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो प्रादुर्भाव बिल्कुल सही लिखा है, पांचवा गलत लिखा और वाक्मय गलत लिखा। आगे बात करें, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? बहुब्रीहि समास में तीसरा पद प्रधान होता है, मतलब तीसरी की ओर इशारा किया जाता। पंचपात्र, चतुरानन, त्रिभुवन, चतुर्युग। ध्यान रखना, पंचपात्र, त्रिभुवन और चतुर्युग में सब में होगा द्विगु समास। कौन सा होगा? सब में द्विगु समास होगा, क्योंकि इन सभी का पहला शब्द संख्यावाची है, और जिस शब्द का पहला शब्द संख्यावाची होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। लेकिन चतुरानन चार हैं जिसके आनन, तीसरी की ओर इशारा करना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जिस क्रिया के दो कर्म हो वह कहलाती है? कौन सी? संयुक्त क्रिया, नामबोधक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया, या इनमें से कोई नहीं? तो 31 का आंसर सी हो जाएगा। आसान सा प्रश्न है। जिस क्रिया में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? चढ़ाई, कढ़ाई, लड़ाई और जमाई। बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? संज्ञा की बात करें, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की। तो 32 का आंसर डी हो जाएगा। जमाई एक भाववाचक संज्ञा नहीं है, जमाई एक जातिवाचक संज्ञा में जाएगा। ठीक है, किस में जाएगा? जातिवाचक संज्ञा में। अगला प्रश्न है, ठन ठन गोपाल मुहावरे का सही अर्थ है? बेकार या समय आने पर मुकर जाना। आगे की दो ऑप्शन यहाँ पर हैं, समय, धनवान या कंगाल। बताइए ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? ठन ठन गोपाल मुहावरे का अर्थ क्या है? बेकार है, समय आने पर मुकर जाना, या फिर धनवान या कंगाल। तो ऑप्शन नंबर 33 का आंसर जो हो जाएगा, कितने तो ठन ठन गोपाल है, मतलब वो तो कंगाल है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें 34 में, निम्न में से तत्सम चुनिए। तत्सम, तो 34 का आंसर गाजर, गाहक, गेहूं और गर्थ। तो ध्यान रखना, तत्सम और तद्भव। तत्सम वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों लिए जाते हैं, और तद्भव वो होते हैं जो संस्कृत भाषा से तो आते हैं लेकिन कुछ उनमें अपन परिवर्तन कर देते, अपनी भाषा में कहते उन्हें मॉडिफाई कर देते अपन थोड़ा बहुत, वो तद्भव कहलाते हैं। तो तत्सम पूछा है तो 34 का आंसर हो जाएगा
वो गर्त हो जाएगा। तत्सम इसमें गर्त है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? इसमें प्रश्न को ढंग से पढ़िएगा। नहीं है ये बात बहुत गौर करने लायक है। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? गोमय, घोड़ा, ऊंट और चोंच। तो ध्यान रखना 35 का आंसर होगा वो चोंच होगा। जो चोंच है ये तद्भव नहीं है, ये एक तत्सम है। ठीक है, सॉरी, इसका आंसर जो होगा वो आपका सी नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, गोमय नहीं होगा। गोमय एक तत्सम है। गोमय एक तत्सम है, इसका तद्भव गोबर होता है। ठीक है, तो घोड़ा, ऊंट, चोंच ये सभी तद्भव है, लेकिन गोमय एक तत्सम है। 36 का निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। असन और आसन। असन और आसन। 36 का आंसर बताइए। 36 का जो आंसर होगा, असन मीन्स होता है भोजन और आसन मीन्स होता है निकट। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे पूछ ले, ए और आय को उच्चारण स्थान कौन सा है? ए और आय का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो 37 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो कंठ तालब हो जाएगा। 37 का सी। ए और आय का उच्चारण स्थान है सी। ऑप्शन नंबर सी कंठ तालब द्वारा बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है, मरकत, जवाहर, मलिक ये निम्न में से किसके पर्यायवाची हैं? पर्यायवाची पूछा है। मरकत, जवाहर, मलिक ये निम्न में से किसके पर्यायवाची? कंचन के, हरिप्रिया के, चंचला के, मणि के। 38 का आंसर बताइए। तो ये सभी मणि के पर्यायवाची होते हैं। कौन कौन से? मरकत, जवाहर, कितनी? जवाहर, हीरे मोती जवाहर, ये सब मणि के पर्यायवाची हैं, और मलिक। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से शब्द में अभी उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग पूछा है अभी। तो अधि प्लस पति, अभिमान, तो इसमें तो है। अभ्यागत में अभि प्लस आगत, अभिभावक में अभि प्लस आवक। तो बी में है, डी में है और सी में है। ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, तो ए आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बात करें, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, गलत युग्म का चयन कीजिए। प्रथा, प्रथा, पाठ और पाठ, बदी और बदी, प्राप्त और पाना। मतलब क्या पूछा कि निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में कोई एक विकल्प सही नहीं है, तो गलत युग्म बताना है आपको। 40 का आंसर बताइए। 40 का आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। प्राप्त और पाना जी आपका गलत है। ठीक है, आज इतनी प्रश्न रहेंगे, जो कि मैंने आपको लगभग 35 प्रश्न करा दिए और 5 प्रश्न आपके गद्यांश के। तो आपके पेपर में तो 37 प्रश्न आने, लेकिन फिर भी मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके इसलिए इतने प्रश्न करा दिए। आप लोग कहोगे तो मैं इसकी और 50% लगभग करा दिया करूँगा प्रैक्टिस के लिए। बाकी का कंटेंट पे और ध्यान दिया जाएगा और वीडियो क्लियरिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों तक साझा करें, जो भी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, और प्रैक्टिस के लिए ये क्लास आपके लिए बढ़िया है। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।